काकी पश्तो ज़ुबान के इंतहाई मोतबर नाम के अदीब नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई का एक इंतहाई खूबसूरत अफ़साना है, जिससे अगर आप पढ़ें तो इसे बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। इसकी वजह यह है कि नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई एक बहुत अच्छा शायर भी है। उन्होंने अपने इस अफ़साने में बिल्कुल रूस के शोलोखोफ और सूडान की अदीबा लैला अबू लैला की तरह शायरी की है। उनके नसर में हमें पोशकन की शायरी भी नज़र आती है। इसी वजह से उनका नसर हमें मुतासिर कर जाता है और हमारी नज़रों के सामने बहुत खूबसूरत गुज़रता है, और जो हमारा तस्वुर बनता है वो खूबसूरत होता है। तो मौजूदा वक्तों में नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई को वही शोहरत हासिल है जो पश्तो ज़ुबान के क्लासिक अदीब कलंदर मोहम्मद को थी, जो सीनियर अदीब ताहिर अफरीदी को थी। लेकिन मैं नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई को इसलिए मुख्तलिफ समझता हूँ कि उनके यहाँ शायरी है। उन्होंने अपने नसर में खूबसूरत शायरी की है और इसी शायरी की वजह से उनका नसर हमें मुतासिर करता है। नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई बहुत खूबसूरत नसर भी लिखते हैं, जिनमें हम मज़ामीन को सबसे ज़्यादा अहम समझते हैं। वो अपने मज़ामीन में इंतहाई खूबसूरत मज़ाक कर रहे होते हैं। उन मज़ामीन में देहात के मुख्तलिफ खूबसूरत और दिलचस्प वाक़यात इंतहाई ह्यूमरस अंदाज में होते हैं, और फिर उनके यहाँ कभी कभार किसी किरदार पर अपने इस मज़ामीन में वो इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल दागिस्तान के अदीब रसूल अमज़ातोफ़ की तरह। यानी नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई को हम नसर की दुनिया में, मज़ामीन की दुनिया में देहात का खूबसूरत अदीब भी कह सकते हैं। बहरहाल उनके यहाँ अमूमन सोशल ईवल्स के ख़िलाफ़ जंग होती है, और वो इंतहाई बेबाकी के साथ इन सोशल ईवल्स को कंडम करते हैं, उनको अपने सटायर का मरकज़ बनाते हैं। नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई के बहुत सारे अफ़सानवी मजमूए छप चुके हैं। हाल ही में उनका एक नया मजमूआ भी हमारे सामने आया। नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई एक उस्ताद हैं। वो प्रोफ़ेसर के ओहदे पर रहे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं और आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उनको आराम और सुकून नसीब नहीं, क्योंकि हम मुसलसल उनकी अदबी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, और मुझे खुशी होती है कि वो इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, और यही एक्टिवनेस ज़िंदगी का नाम और ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अब आते हैं उनके अफ़साने काकी की तरफ। काकी में नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई एक किरदार को हमारे सामने पेश करते हैं और मुख्तलिफ सवालात उसके बारे में उठाते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो रावी होता है वो काकी से अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हैरान हो जाता है, क्योंकि वो घर में मौजूद होता है जब दो ख़वातीन, जिनमें एक बड़े उम्र की औरत होती है लेकिन जिसमें शानदार वक़ार और रोब होता है, इंतहाई बेतकल्लुफ़ होती है, और वो आते ही सैन में बैठकर ज़ोर ज़ोर से बोलती है कि इस घर में कोई मुर्दा या ज़िंदा है। अब वो कहता है कि ये औरत इतनी दलेर है, क्यों इतनी दलेरी दिखा रही है?
तो अचानक वो देखता है कि बुर्ज खाने से उसकी बीवी जो है वांसती हुई निकलती है। अब उसको पता चलता है कि इन दोनों औरतों में काफ़ी बेतकल्लुफ़ी है। बहरहाल काकी उसकी बीवी को मुख्तलिफ़ कपड़े दिखाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। काकी के जाने के बाद रावी अपनी बीवी से पूछता है कि कौन थी ये औरत और तुम क्यों इसके साथ इतनी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ थी। तो वो कहती है कि बहुत ही बहादुर औरत है, ये गांव से यहाँ आती है और शहर में मुख्तलिफ़ घरों में जाकर अपने कपड़े फ़रोख्त करती है और बड़ी ज़िंदा दिल है, और इसके पास जो कपड़े होते हैं वो इंतहाई शानदार होते हैं। कभी 2 नंबर कपड़ा हमारे पास नहीं लाती। बहरहाल रावी इस खातून को भूल जाता है। अब कुछ अरसे के बाद उसको गांव जाना पड़ता है, तो वो अपने एक दोस्त के पास मौजूद होता है कि अचानक मस्जिद से किसी के फौत हो जाने का ऐलान होता है। जो खातून बताई जाती है, तो जब वो अपने दोस्त को देखता है उसका चेहरा बहुत अफसरदा होता है। वो पूछता है कि क्यों तुम अफसरदा हो गई, खातून कौन है। तो वो कहता है कि इसका नाम काकई है और ये एक बहुत बड़े और अजीम किरदार की खातून थी। तो रावी पूछता है कि क्या वो करती थी। तो वो कहता है कि गांव के मुख्तलिफ दुकानदारों से कपड़ा लेकर वो शहर में फ़रोख्त करती थी और फिर उसको अपना ठीक ठाक हिस्सा मिल जाया करता था। तो अचानक उसको वो औरत याद आ जाती है जो उसने बहुत अरसा पहले अपने घर में देखी होती है। बहरहाल वो अपने दोस्त को कुरीदता है। वो पूछता है कि इस औरत में है क्या खूबी जो तुम उसकी इतनी तारीफ़ें कर रहे हो। वो कहता है कि ये औरत इंतहाई खूबसूरत औरत थी, इंतहाई बहादुर और इंतहाई बावकार। इसकी शादी जिस शख्स के साथ हुई वो इसका आइडियल था, दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी और उनकी शादी हो गई। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। शादी को 25 साल गुजर गए लेकिन उन दोनों की कोई औलाद नहीं हुई। अब उस औरत ने जब देखा कि उसका शौहर औलाद की महरूमी को महसूस कर रहा है, तो उससे ये देखा नहीं जाता। वो शौहर से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी शादी करूँगी। शौहर जो उससे हकीकत में प्यार करता है वो कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, सोकन तो आकर तुमसे लड़ेगी। वो कहती है जो कुछ होगा देखा जाएगा। बहरहाल वो अपने गांव में किसी लड़की से उसकी शादी करवा देती है। अब अल्लाह पाक मेहरबान होता है, कुछ अरसे के बाद उस आदमी का पहले एक बेटा पैदा हो जाता है, फिर दूसरा बेटा, फिर अचानक एक दिन वो शख्स फौत हो जाता है। अब काकी को आग लग जाती है क्योंकि घर में कोई मर्द नहीं होता। नौजवान बेवा घर में बैठी होती है और बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं। तो वो अपने सोकन को कहती है कि आज से मैं कपड़े फ़रोख्त करूँगी। इस तरह उसने कपड़े फ़रोख्त करने शुरू किए और अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद ये हुआ कि एक बेटे ने तो तालीम हासिल की और यहीं अपने मुल्क में रहा, जबकि दूसरा बेटा तालीम हासिल करने के बाद दुबई चला गया और अब उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो इसमें इस अफसाने में
जिस तरह की मंजरकशी नूरुल अमीन यूसुफजई ने की है वो हम अपने अल्फाज में नहीं कर सकते। उन्होंने उस औरत का और उसके वक़ार का, उसके रोब का, उसकी शख्सियत की मजबूती का जो नक्शा हमारे सामने खींचा है उसकी हम कोई कॉपी नहीं कर सकते। ना हमारे पास वो अंदाज़ बयान है जो नूरुल अमीन यूसुफजई के पास है। बहरहाल ये बहुत अच्छा अफसाना है और ख़ुद मुझे बहुत पसंद आया। अगर हम देखें तो औरत ज़ात की वक़ार पर आलमी अदब में सबसे बेहतरीन नमूना जो हमें तहरीर की सूरत में मिलता है वो है गोरकी का नावल माँ, जिसमें एक नौजवान पावेल है जो किसी कारखाने में काम करता है और जो अपने मुल्क में उस वक्त के ज़ार के ख़िलाफ़ इनकलाबी तहरीकें चलाता है, तो वो अपने बेटे की भरपूर मदद करती है और इंतहाई सब्र का मुज़ाहरा करती है। तो बहरहाल हमें यही किरदार मिलता है। थैंक यू।